इससे पहले वाले अध्याय में हमने नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, जहां पर हमने ये देखा कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अनिवार्य तौर पर क्या है अंतर पाया जाता है। जो कि राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का सबसे शीर्ष स्तंभ है, जबकि वास्तविक रूप से सत्ता की शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में क्या है निहित होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के ही बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल तीनों ही एक चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, जो आपकी मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद को क्या है हम मंत्रिमंडल कहकर भी क्या है संबोधित करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद को हम मंत्रिमंडल कहकर भी संबोधित करते हैं। और मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल शब्द जो है, इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या है इनमें अंतर होता है। अब ये क्या अंतर होता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की विशेषताओं के बारे में, जो कि आपसे कभी कभी पूछी जाती हैं। और यहाँ से भी क्या है थोड़ा बहुत आपसे कभी ओटी वाइज तो पूछ लिया जा सकता है और लिखने के लिए जरूर आएगा। तो हम बात करते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहले नंबर पे आती है राष्ट्रपति मंत्री परिषद में सम्मिलित नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का काम क्या है, राष्ट्रपति को परामर्श देना और उसे सहयोग प्रदान करना। लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से राष्ट्रपति जो है वह मंत्री परिषद का भाग नहीं होता है। यूं तो मंत्री परिषद के द्वारा लिया जाने वाला हर निर्णय जो है वह राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाता है। लेकिन मंत्री परिषद के द्वारा उस निर्णय के लिए ना तो राष्ट्रपति को कोई उत्तरदायित्व ठहराया जाता है या जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ना ही उस निर्णय में राष्ट्रपति का कोई योगदान होता है। तो इन शॉर्ट आपने क्या समझा कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद का भाग नहीं होता है। अब यही वाली बात आपसे ओटी वाइज पूछी जाए कि निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद में सम्मिलित नहीं होता है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो क्या होगा इसका आंसर राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है मंत्री परिषद व संसद के मध्य संबंध। तो देखिए, भारतीय मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्थापिका, ठीक है, और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच सहयोग व सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि संसद यानी व्यवस्थापिका का, देखिए, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य संसद के किसी ना किसी सदन का अंग जरूर होता है, और इसी हिसाब से क्या है वो संसद की बैठकों में भाग लेता है, विचार विमर्श करता है, और जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों का औचित्य सिद्ध करता है। ठीक है, उनका महत्व बतलाता है कि ये नीतियां सही हैं और इस प्रकार क्या है ये हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। ठीक है, संसद में। इसके बाद देखिए, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली जो है या भारतीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ये लोकसभा में, याद रखिएगा, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ये लोकसभा में एक समूह के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ना कि एक एक मंत्रीगण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और दोस्तों, मंत्री परिषद जो है वो एक टीम की तरह वर्क करता है। अब ये टीम या तो हारती है या तो जीतती है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्रिकेट में होता है या तो एक टीम का पूरे खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि एक टीम का एक खिलाड़ी जीते। इसी प्रकार क्या मंत्री परिषद क्या है सामूहिक रूप से क्या है काम करती है। तो अगर लोकसभा का कोई एक भी व्यक्ति मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करता हो, ठीक है, क्या करता हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित करता हो,
तो क्या है, संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या है, पद त्याग करना पड़ जाता है। ऐसे में क्या है, जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, ठीक है, वो क्या है, अपनी सत्ता से हाथ धो बैठती है। क्यों धो बैठती है दोस्तों? इसलिए धो बैठती है क्योंकि याद रखिएगा, मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता होता है, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री की सरकार ही नहीं रहेगी संसद में, तो फिर सरकार का गिरना तय है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो देखिए दोस्तों, जो मंत्री परिषद है, इसका गठन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, स्थापना, निर्माण, सब कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या है, अपना काम करती है, ठीक है। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो भी क्या है, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श से काम करता है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श से काम करता है। और व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो मंत्री परिषद का दूसरा अर्थ प्रधानमंत्री का परामर्श ही होता है। मंत्री परिषद या कह लो या प्रधानमंत्री कह लो, मंत्री परिषद का परामर्श या प्रधानमंत्री का परामर्श दोनों ही एक ही बात है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये 4 विशेषताएं समझी होंगी मंत्री परिषद प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद में सम्मिलित नहीं होता है, मंत्री परिषद व संसद के मध्य संबंध, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। चारों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है। ये दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की स्थापना के बारे में। मंत्री परिषद की स्थापना किस प्रकार होती है, या फिर उसका गठन किस प्रकार होता है, या फिर उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श और सहयोग प्रदान करने के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा, जो कि मंत्री परिषद के तौर पर क्या है, जानी जाएगी। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन हुआ, प्रधानमंत्री, ठीक है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि आपने देखा। फिर संविधान की अनुच्छेद 75 के अनुसार कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इस अनुच्छेद की भाषा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति को दे दिए गए हैं, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कोई भी अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही क्या है, कुछ भी पावर्स क्या है उसके पास नहीं है। देखिए, संविधान के नियमों के अनुसार राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को क्या है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में बहुमत दल को प्राप्त करता है। यानी कि लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को ही क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद का पदभार संभालने हेतु आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की सूची के आधार पर क्या है, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर मान लीजिए वो किसी मंत्री को लेकर कुछ हो, तो क्या है, वो प्रधानमंत्री से कह सकता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि आप इस मंत्री को मंत्री परिषद में शामिल करने से पहले एक बार पुनः सोच लें। अब इसको मानना ना मानना जो है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को क्या है, मंत्री परिषद में नियुक्त कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद में शामिल सभी सदस्यों को संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता होनी चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में शामिल सदस्य संसद के किसी न किसी सदन के अंग अवश्य होने चाहिए। अब ये लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए
प्रधानमंत्री ने किसी ऐसे मंत्री को अपनी मंत्री परिषद में शामिल कर लिया है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य ना हो, तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो 6 माह के भीतर संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता अनिवार्य तौर पर क्या है, धारण करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको फिर मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है? निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है जो कि संसद की सदस्यता को धारण नहीं करता है, लेकिन उसके लिए 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता धारण करना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच के अंतर के बारे में। तो देखिए, यूं तो हम बात करें तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो एक ही अर्थ में किया जाता है, या हम बात करें तो दोनों ही शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या है, अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद के बारे में तो मंत्री परिषद में क्या है, 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। इन तीनों ही मंत्रियों को क्या है, सम्मिलित रूप से मंत्री परिषद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मंत्रिमंडल से तो मंत्रिमंडल शब्द का आश्रय केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से ही होता है। ठीक है, कैबिनेट या कैबिनेट स्तर के मंत्री ही क्या है, मंत्रिमंडल की बैठकों में या कैबिनेट में क्या है, भाग लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए कि जो हमारी मंत्री परिषद है ये क्या है, एक बड़ी इकाई है, जबकि मंत्रिमंडल जो है वो इसमें विद्यमान एक छोटी सी केंद्रीय इकाई है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत देश एक बड़ी भौगोलिक इकाई है, लेकिन उसमें विद्यमान काफ़ी सारे राज्य और शहर क्या है, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच को लेकर जो भेद है उसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये कैबिनेट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी सरकार के उच्च स्तरीय प्रशासनिक नेताओं व मंत्रियों का समूह जो है वो एक कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। किसी भी सरकार के उच्च स्तरीय प्रशासनिक नेताओं व मंत्रियों का समूह जो है वो एक कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रचलन जो था वो प्राचीन समय में कहाँ पर था, इंग्लैंड में था। और ये उन सभी देशों का हिस्सा थी जो कि एक ना एक समय क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंश हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच को लेकर अर्थ। ठीक है, जो अंतर था उसके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति जो है वो है मंत्री परिषद में निहित होती है। देखिए, संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति जो है वैसे तो राष्ट्रपति में निहित होती है, पर राष्ट्रपति क्या है, उन शक्तियों एवं कार्यों का जो संपादन करता है वो है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। इस प्रकार वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में निहित होती है। तो चलिए देखते हैं हम मंत्री परिषद क्या क्या कार्य करता है एवं उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो पहले नंबर पर आता है आंतरिक नीति का निर्धारण। मंत्री परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण किया जाता है। नीति मीन्स नियम, जैसे कि व्यापार, उद्योग, श्रम, कृषि, ठीक है, इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी क्या है, मंत्री परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय दिए जाते हैं जो कि प्रशासन के सकुशल संचालन में क्या है, काम आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद क्या है, आंतरिक नीतियों का निर्धारण करता है। अच्छा, आंतरिक नीति का मतलब किसी भी विषय के ऊपर नियमों का निर्माण करना। ठीक है, आंतरिक नीति। इसके बाद आता है विदेश नीति का निर्धारण। अब आप जानते ही हैं कि हर राष्ट्र के लिए एक सुस्पष्ट विदेश नीति का होना आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्र की यह जरूरत है कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में एक सुस्पष्ट विदेश नीति का निर्धारण करें। मंत्री परिषद के द्वारा क्या है, विदेश नीति का भी निर्धारण किया जाता है और इस हेतु वैदेशिक मामलों की कैबिनेट समिति या वैदेशिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक
ठीक है। वैदेशिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक का क्या है, गठन किया जाता है। विश्व में कोई भी अनौपचारिक घटना घटने पर यही क्या है, विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इसके बाद देखिए प्रशासनिक तंत्र का संचालन। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या है, प्रशासनिक तंत्र का भी क्या है, संचालन किया जाता है। ठीक है। इस हेतु शासन द्वारा कई विभाग एवं मंत्रालय बनाए जाते हैं जो कि अपने अपने मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। ये मंत्रिपरिषद का पूर्णतः दायित्व है कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत प्रशासन का सकुशल संचालन हो एवं उसमें आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। ठीक है। ये सब क्या है, मंत्रिपरिषद का दायित्व है। इसके बाद आता है बजट प्रस्तुत करना। तो प्रतिवर्ष संसद के आय तथा व्यय का विवरण जो है वो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। हर साल 28 फरवरी के दिन लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, कब, 28 फरवरी, और इसके द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा क्या है, बजट पेश किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्यों की आय तथा व्यय का विवरण होता है। ठीक है। इसमें सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर एवं उनसे होने वाली आय का विवरण होता है। साथ ही साथ आगामी वर्ष में संसद के सभी वित्तीय व्ययों का भी क्या होता है, इसमें डिटेल दी होती है। ठीक है। और आय तथा व्यय के सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप देना क्या है, मंत्रिपरिषद के ही हाथ में होता है। तो उम्मीद करते हैं देखिए मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो अच्छे वाले पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ शो कर दिए हैं, बाकी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है। लिखने के लिए क्या है, ये चीज़ें आती हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। उसकी गठन, उसकी स्थापना और उसका नेतृत्व भी क्या है, प्रधानमंत्री ही करता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में क्या है, प्रधानमंत्री अपनी सार्वजनिक भूमिका का निर्वहन करता है। मंत्रिपरिषद में सदस्यों को नियुक्ति संबंधी, देखिए मंत्रिपरिषद से संबंधित सदस्यों की नियुक्ति संबंधी जो भी अधिकार हैं वो सारे प्रधानमंत्री को ही दिए जाते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री चाहे तो किसी अन्य दल के व्यक्ति को भी क्या है, अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित करेगा जो कि उसके दल के होंगे। ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किसी भी व्यक्ति को पद त्याग के लिए कह सकता है, या किसी भी प्रशासनिक मंत्री को क्या है, पद त्याग के लिए कह सकता है, जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर काम करे, देश की अखंडता एकता में बाधक बने। ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो है अपनी, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो संसद में संसदीय दल का नेता होता है, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इसके अलावा वो सरकार के फैसलों में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है। सरकार के फैसलों में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है दोस्तों। तो वैसा कोई खास नहीं है, जितना मैंने था आपको उतना मैंने समझा दिया, कुछ ऐसा यहाँ पर पूछते नहीं है। फिर देखिए थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संचार सूत्र, इसके बारे में देखिए कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का क्या है, ये कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी प्रशासनिक गतिविधियां, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सभी प्रशासनिक गतिविधियां, उनसे संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय एवं विधि निर्माण संबंधी जो भी प्रस्ताव आ जा रहे हैं उनसे क्या है, राष्ट्रपति को अवगत कराया जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस संबंध में मांगी गई सभी सूचनाएं जो हैं वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। इसके बाद विचारार्थ पेश करना, इसका मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति इच्छा प्रकट करता है कोई भी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा इस विषय पर या इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या मंत्रिपरिषद इस विषय पर अपना कोई विचार या निर्णय नहीं दे रही है, तो क्या है, प्रधानमंत्री को क्या है, मंत्रिपरिषद का ध्यान उस ओर आकर्षित करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद के पास ये विचार भेजना पड़ेगा कि आप लोग किस चीज़ पर भी क्या है, ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा मुद्दा। अब हम बात करेंगे
जितने भी हमारे 1947 से लेके वर्तमान समय तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैंने स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको शो यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि फालतू में हमको क्यों ज़्यादा डाटा हम ऐसा कलेक्ट करें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। हम केवल उसी डाटा को यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ही क्या है, इनसे जुड़ी और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू जो थे वो है भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है, तो किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। या कौन से प्रधानमंत्री अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में सर्वप्रथम संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसके शासनकाल में सर्वप्रथम अविश्वास लाया गया। तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कौन कौन से तथ्य हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहला कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने देख लिया कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो सबसे कम कार्यकाल जो था वो था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो था मात्र 13 दिन का कार्यकाल था। और दोस्तों, इनसे एक बात ऐसी भी है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं और मध्य प्रदेश की शासकीय परीक्षाओं से ही क्या है, वंदे भारत का संबंध है। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, ये भी क्या है, मध्य प्रदेश से ही क्या है, अपना संबंध रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में हुआ था। तो कभी कभी क्या है, एमपी की जो शासकीय परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से हुआ है, तो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, तीसरा फैक्ट आता है हमारा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, श्री मोरारजी देसाई पहले दूसरी सरकार के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस को छोड़कर। किसके थे ये, भारतीय जनता पार्टी के। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, कौन थे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थी, तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अच्छा दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी से रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट होते हैं, जैसे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में अविश्वास प्रस्ताव जिसके शासनकाल में लाया गया था वो थी इंदिरा गांधी। इनके शासनकाल में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भारत के किस प्रधानमंत्री को हटाया गया था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को। ऐसे प्रधानमंत्री
जो कि पद ग्रहण के समय राज्यसभा सदस्य थे। तो कौन था ऐसा प्रधानमंत्री जो कि पद ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो क्या थे? पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पद ग्रहण के समय विधानसभा सदस्य थे, तो कौन थे? एच डी देवगौड़ा। ठीक है, एच डी देवगौड़ा ये जो थे वो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे, कौन थे? पी बी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये तो हुए क्या प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, याद रखिएगा। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन व्यक्ति हैं जो कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो कौन है? गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि 13 लोग जो हैं वो क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद का पदभार संभाल चुके हैं। अगर हम प्रधानमंत्री के पद की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 17। वैसे तो क्या है 17, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 2 बार क्या है गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री की गिनती प्रधानमंत्री में नहीं की जाएगी, तो कुल कितने लोग बचे? 15। तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो है भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी आपकी संपूर्ण जानकारी थी आप सबके सामने हासिल है। अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के मध्य फैला दीजिए। और अच्छा लगा हो तो एक अच्छे का कमेंट कीजिए कि वीडियो अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे और आप इसी तरह अपना डिजिटल प्रेम हम पर बरसाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।